Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 25 अक्टूबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तुर्की को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रिक्स चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स का समिट होता है रिसेंटली, आपको पता है रशिया के कजान वाले सिटी में, और पीएम मोदी भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। कई सारे ब्रिक्स के जो लीडर्स है वो सभी प्रेजेंट थे। अभी के समय पर ये मीटिंग हो चुका है समाप्त, तो कई आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। कल हमने बहुत ही विस्तार से इसका डिस्कशन भी किया था। आज भी न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल है ब्रिक्स के रिगार्डिंग, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने इसी बॉडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। या सिंपल से शब्दों में आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रिक्स नाम की बॉडी है इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताइए, क्या है इसका महत्व, क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये एक काउंटर बैलेंस की तरह काम करेगी टू द नाटो एंड यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन और नाटो को काउंटर करने का काम करने वाला है ब्रिक्स। या ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स का मेन फोकस होगा इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर, कि जो भी यहाँ पे ब्रिक्स के मेंबर्स है वो आपस में इकोनॉमी को लेकर कॉपरेट करके काम कर सके, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ब्रिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है आज के समय की एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ लगातार ग्रो कर रही हैं उसका पूरा ये ग्रुप है। और इनका मेन पर्पस है कि दुनिया भर का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो कि वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय पर डोमिनेट कर रही हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना, वेस्टर्न के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ब्रिक्स है ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करना अपने मेंबर्स के बीच में। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई होप आप यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कल ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो का एक अहम हिस्सा कि आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम कवर करेंगे। देखो आज के सेशन में ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स नहीं है, कम है, लेकिन इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे आज हमारे न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल है जो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए रेलिवेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे लिए आने वाले हैं, और 11 नवंबर से दोस्तों एक नए सीजीआई भारत को मिल जाएंगे। तो हम समझेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन होते हैं, कौन सा पद होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे आज के समय पर सीजीआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी, तो अब यहाँ पे वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे आएंगे जस्टिस संजीव खन्ना जी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है दोस्तों, जो सेबी की चीफ है माधवी बुच, जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से। तो अभी यहाँ पे माधवी बुच को लेकर एक कह सकते हैं पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन्होंने इनको बुलाया था कुछ बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि सेबी की जो ये चीफ हैं वो इस पूरे मीटिंग को ही स्किप कर देती हैं, बोलती हैं कुछ पर्सनल रीज़न है उसकी वजह से ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी, या यहाँ पे जो आपने समन किया है, बुलाया है, मैं वहाँ पे नहीं आ सकती। तो मामला क्या है इसको जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, अगेन पॉलिटी के लिए भी दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर तीसरा न्यूज़ आर्टिकल आज के अखबार में जो स्पेस यानी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, वो यह है सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड अप्रूव किया है हमारे स्पेस टेक फर्म्स के लिए, जो कि स्पेस कंपनीज़ को आगे बढ़ावा देने वाला है, उनके लिए एज ए इन्वेस्टमेंट काम करने वाला है। देन उसके बाद में चौथा जो आर्टिकल आज के अखबार में है ये बात करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की, और स्पेशली मेघालय और नागालैंड के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है
इस योजना का जो बेसिकली यहाँ पर ये थर्ड वाला कह सकते हैं फेस है। ये नाम तो इसका थर्ड है, वैसे फोर्थ फेस है ये। मैं आपको समझाऊंगा आगे पूरा मैटर क्या है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर ये अभी योजना के तहत बहुत सारा बजट अनाउंस किया है मेघालय नागालैंड के अंदर में रोड्स बनाने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा डेवलपमेंट्स यहाँ पे होने वाला है। देन उसके बाद अगला न्यूज़ आर्टिकल आज का एडिटोरियल है, जहाँ पे आप देख पाओगे बिल्डिंग ब्लॉक्स करके एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और मेंशन किया गया है कि जो सोलर ब्रिक्स समिट ये हुआ है कजान में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कजान का इंपॉर्टेंस बताया गया है इस एडिटोरियल में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देन एक इसी के नीचे एक एडिटोरियल मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गेम्स का। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स चर्चाओं में बने हुए हैं दोस्तों। लगातार खबर यहाँ पर ये आ रही है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं ये होंगे ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड का ही शहर है ग्लासगो, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग भी हो चुके हैं, याद होगा आपको। तो इस कॉमनवेल्थ गेम में से बहुत सारे खेल हटाए जा रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि उन खेल में भारत बहुत सारे मेडल्स लेकर आ चुका है, अगर हम पुराने वाले गेम्स देखेंगे तो उस दौरान। तो आज यहाँ पे भारत इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है कि इतने सारे गेम आप हटा क्यों रहे हैं। समझेंगे पूरा मैटर क्या है, बेसिक फैक्ट्स भी जानेंगे, क्योंकि कभी कभी स्पोर्ट्स के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए। देन उसके बाद लास्ट में प्लेसेस इन न्यूज़ यानी तुर्की है, जो आपको मैप में देखने के लिए बोला है, आपने देखा तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, लास्ट में आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर मैप में अच्छे से एक पर्टिकुलर कंट्री को देखा जाता है। फिर लास्ट में एक कोट लेने वाले हैं, मतलब बीच में ही कवर हो जाएगा, ये कोट भी बीच में ही आ जाएगा, जहाँ पे वो कोट आपको एसए और एथिक्स के एग्ज़ाम दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं और करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट ये है, क्योंकि आपको पता है डेली हम लेक्चर शुरू जो कर रहे हैं और उस लेक्चर में आपका एक मेमोरी टेस्ट लिया जाता है कि आपने कल के लेक्चर से जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद हैं या नहीं है। तो कल हमने आपको याद होगा कोरोवई ट्राइब के बारे में डिस्कशन किया था। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है कि कोरोवई ट्राइब हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए अमेजन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में रहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी नदर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद अगले प्रश्न में बात हो रही है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको लेकर क्या क्या चीज़ें अपडेशन में नजर आ रही हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर में दो व्हीकल्स होंगे, एक होगा चेजर और एक होगा टारगेट। दोनों आपस में आएंगे और आपस में जाकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर में ये हमारी मदद करेगा ताकि हम आने वाले समय पर भारत का जो स्पेस स्टेशन है उसको बना सकें, या हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसफ़र कर सकें, या कार्गो को ट्रांसफ़र करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आता है एक और, जहाँ पे बात हो रही है एंग्विक्विलस डी कैप्रियो के बारे में। तो ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है वर्ड, ये क्या है याद करो, कल पढ़ा था हमने। क्या ये कोई फ्रॉग है, या कोई बटरफ्लाई है, या कोई इन्वेजिव प्लांट है, या फिर कोई स्नेक है। फटाफट दो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हमने क्लॉस्ट्रीडायोइड डिफिकल बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कशन किया था। ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों उसको लेकर भी आपके पास में अगेन दो स्टेटमेंट्स है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से एक इन्फेक्शन होता है, स्पेशली हमारा जो कोलन है, कोलन में एक बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट होता है। कोलन जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक बड़ा हिस्सा कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी है ये तब होती है जब हम काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, और या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कल आपको राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ाया था। तो ये टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में लोकेटेड है बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी असम, सी वेस्ट बंगाल, या फिर डी उत्तराखंड। तो ये हैं दोस्तों सभी क्वेश्चंस। देखते हैं आप सभी लोग यहाँ पर किस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ शुरुआत करते हैं आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि सर ये क्या ही चीज़ है और क्या रियल है ये, कि मतलब हो क्या रहा है। $200 ट्रिलियन का
एक बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। $200 ट्रिलियन, आप इमेजिन करिए। एलॉन मस्क की वर्थ से बहुत कहीं या फिर कई गुना ज़्यादा वर्थ आप कह सकते हैं ये अमाउंट खर्चा जाएगा, स्पेशली धरती को ठंडा करने के लिए। ठंडा क्यों करना है? क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये जो क्लाइमेट चेंज है लगातार पोल्यूशन होने की वजह से हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है, और उस गर्मी के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और कई सारे देश लगातार डूब रहे हैं। जैसे हमने रिसेंट समय पर कई आर्टिकल्स पढ़े हैं, कई आइलैंड्स डूब चुके हैं, आइलैंड कंट्रीज़। तो ऐसी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो इसके लिए हमें धरती को करना होगा ठंडा। तो इसी के लिए यहाँ पे दोस्तों कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं, कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश करे गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, कई आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, ये आप देख पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेनर सेक्शन में इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। इतना ही नहीं, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो न्यूज़ 18 हो, एनडीटीवी हो, सभी जगह पे इसके बारे में बात हो रही है। अब मैटर क्या है, ज़रा इस बात को सुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अपनी पृथ्वी को ठंडा करने के लिए जो डायमंड है, हीरा, अब असली हीरा तो नहीं होगा लेकिन हीरे का डस्ट, डस्ट मतलब उसका धूल, उसका कण कह सकते हैं। तो वो डस्ट पहले बनाएंगे, और उस हीरे के डस्ट को यहाँ पे पूरे के पूरे अर्थ पर छिड़क दिया जाएगा, पूरे अर्थ पर स्प्रे कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर पृथ्वी ठंडा हो सकेगी। कैसे, जरा ये सुनिए। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मैटर आज के समय पर बन चुका है, और इसी एटमॉस्फेयर को ठंडा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन स्टडी पब्लिश हो चुकी है जियोफिजिकल रिसर्च लेटर के अंदर में, जहाँ पर इस आइडिया को पब्लिश किया गया है। इस आइडिया में इवन ये भी बोला जा रहा है कि हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल 5 मिलियन टन ये डायमंड के डस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो डस्ट है, इतना 5 मिलियन टन डस्ट हम लोग हर साल क्या करेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ छिड़क देंगे। और पृथ्वी के चारों तरफ स्प्रे करने से होगा क्या? स्प्रे करने से दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे होगा ये कि जो यहाँ पे डायमंड का डस्ट है ना, वो सनलाइट को, जो सूरज की गर्मी है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि वापस से वो गर्मी पीछे की साइड में चली जाएगी, है ना, लौट के वापस चली जाएगी। और वो गर्मी कहीं ना कहीं जैसे पृथ्वी पे आज के समय पर ट्रैप हो रही है ना, वो ट्रैप नहीं होगी। तो कुछ समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे बताया जा रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 2.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार खबरों में कवर किया जा रहा है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि $200 ट्रिलियन अपने आप में एक मैसिव अमाउंट है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में खर्च करना भी यहाँ पर कह सकते हैं, इसके ऊपर पहले कई सारे रिसर्चेस करनी होंगी, कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश करनी होगी, क्योंकि आइडिया काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, है ना। और इस प्रोसेस को, या ये जो अप्रोच है कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, डायमंड के डस्ट को हम अंतरिक्ष में छिड़क देंगे, है ना, जिससे कि यहाँ पर जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और गर्मी नहीं होगी, और कुछ समय बाद यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली जो पृथ्वी है वो ठंडी होने लगेगी। तो ये पूरा का पूरा जो अप्रोच है, ये सोलर जियो इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे पहले भी कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स अपनाए गए हैं, बट ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट अभी के समय पर अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मैसिव अमाउंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिलहाल देखेंगे आगे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसके अलावा क्या क्या अपडेट्स आते हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि अभी के समय पर बस खाली रिपोर्ट्स में डिस्कशन हुआ है, और कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो सब आगे ही हमको पता चलने वाला है। समझ गए? तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। क्लाइमेट चेंज के कई टॉपिक्स आते हैं, कई बार ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उसमें इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये $200 ट्रिलियन खर्च करना ये वर्थ है इस प्रोजेक्ट पर या नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मेंशन करते हैं। या फिर आप एक चीज़ और बताइए, ये प्रोजेक्ट सही है या इसके अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव हम अपना सकते हैं इतना ही पैसा खर्च करके? तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन
अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा भी मैंने आपको जितना भी कुछ डिटेल्स पढ़ाया है उसमें आपने फोटोज़ देखी होंगी, लेकिन वो सब डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे आपको तैयार करके दी जाएंगी एक पीडीएफ के फॉर्मेट में। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे करंट अफेयर का सभी डेटा एक ही जगह पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की टेंशन, ये सब टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। कभी मैं डेटा पढ़ पाया, कभी पीडीएफ इकट्ठा कर पाया, नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सब डेटा डेली बेसिस पे वहाँ पे मिलता रहता है, क्योंकि करंट अफेयर की जर्नी यूपीएससी के मामले में बहुत लंबी है। 1.5 साल 2 साल का डेटा कवर करना है, वो सब डेटा आपको मिल जाएगा। इवन आज भी ज्वाइन करोगे तो पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपको उसमें मिलेंगे। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना और मेंशन कर देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर देंगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार एक काम ज़रूर से क्या करो, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। आज से कुछ दिनों पहले भी कवर की गई थी, आज फिर अखबार में प्रेजेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना, ये हमारे भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं और ये इस पद पर आएंगे 11 नवंबर से। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पुराने वाले सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनका टेन्योर हो रहा है समाप्त। तो इनका टेन्योर जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो इन्होंने यहाँ पर चुन लिया है अपने आगे का सीजीआई कि हाँ भारत का अगला सीजीआई कौन होना चाहिए। तो वो होंगे दोस्तों यहाँ पे जस्टिस खन्ना जी, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जस्टिस खन्ना जी का जो टेन्योर है वो बहुत थोड़ा सा रहने वाला है, 6 महीने तक ये सीजीआई रहेंगे, उसके बाद हमें फिर से एक नया सीजीआई मिलेगा। कहने का मतलब है कि 11 नवंबर को जस्टिस खन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, लेकिन इनका जो टेन्योर है वो 13 मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक नए सीजीआई मिलेंगे, क्योंकि सीजीआई के अपॉइंटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों आपको लगातार पब्लिश होते हुए नजर आएंगे 11 नवंबर तक। और ध्यान रखिएगा, ये कुछ कंटेंट मैंने न्यूज़पेपर से सीधा ये लगा दिया है ताकि आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। आर्टिकल से पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो ये आपके सामने डिटेल्स हैं, फॉन्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है, जिससे आपको और मज़ेदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, जो करंट समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भारत के 50वें सीजीआई हैं, ध्यान रखिए। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी यहाँ पर 11 नवंबर को इस पद पे आ जाएंगे, तो वो हमारे 51वें यानी कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। अब इनको जो ये पावर्स वगैरह मिलेंगी सीजीआई की, वो सब मिलती हैं हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के क्लॉज नंबर 2 से। अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, डोंट वरी। तो अब देखो यहाँ पे इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी डीवाई चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट हो जाएगा 10 नवंबर को। उसके अगले दिन 11 नवंबर से यहाँ पे खन्ना जी इस सीजीआई के पद को संभालने वाले हैं। बाकी खन्ना जी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए गए हैं कि कब इनका जन्म हुआ और कब से यहाँ पर इन्होंने इस फील्ड के अंदर में परस्यू किया है ना, कौन कौन से कॉलेज को ज्वाइन किया, और ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स जो अगेन एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए रेलिवेंट है क्या, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं। एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पद, जुडिशरी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई का एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत उच्च ओहदा होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये बनते कैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ही बहुत सारे यहाँ पर नियम वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे सीजीआई को फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के माध्यम से मिलता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी जो अपॉइंटमेंट देते हैं वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 के माध्यम से दिया जाता है। अब देखिए, मान लो किसी नए सीजीआई को अपॉइंट करना है तो उसके लिए पुराने वाले सीजीआई का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, यही यहाँ पर बताएंगे कि भाई मेरे बाद सीजीआई कौन बनना चाहिए, तो उन्होंने बता दिया जस्टिस खन्ना जी बनने चाहिए,
है ना। तो आउट गोइंग सीजीआई रेकमेंड करते हैं अपने आगे के सक्सेसर को, तो उन्होंने रेकमेंड कर दिया। अब यहाँ पे बाकी आगे की प्रक्रिया चलेगी। आगे की प्रक्रिया क्या है, अब इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया, वो रिकमेंडेशन पहुंचा यूनियन लॉ मिनिस्टर तक। अब वो लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, इसी रिकमेंडेशन को भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप भी एक बार देख लो कि हम इनको सीजीआई बना रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर सहमत हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि ठीक है हम इनको सीजीआई बना रहे हैं। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पे साइन करके उनको यहाँ पर ये पद दे देंगे सीजीआई का। तो इस तरीके से यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया है। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम होता है कोलेजियम सिस्टम, पता है ना। देखो ये तो होते हैं एक सीजीआई, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बाकी सारे जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, ये सब करने की ताकत किसके पास में होती है, कोलेजियम सिस्टम के पास में होती है ना। अब कोलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी कोलेजियम सिस्टम को सीजीआई ही हेड करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम में एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी होते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये 5 लोग मिलकर आगे डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र कैसे करना है, क्या करना है। तो ये कोलेजियम सिस्टम के पास में पावर होती है। लेकिन अगेन वही बात है, क्योंकि हम पढ़ रहे सीजीआई हैं, तो सीजीआई का रोल पता होना चाहिए कि हाँ सीजीआई का रोल कोलेजियम सिस्टम में सबसे बड़ा है, वही इस सिस्टम को हेड करते हैं। तो एग्जाम के लिए बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, इसे याद रखेंगे ना। चलिए अब आगे आते हैं। अब हमने क्योंकि सीजीआई के बारे में पढ़ लिया, तो हाथों हाथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को ही पढ़ लेते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पॉलिटी का पूरा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस के स्ट्रेंथ की, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो है टोटल 34 जज, ठीक है। 34 जजेस यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई हो गए, बाकी यहाँ पर 33 जजेस होते हैं। ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी, ठीक। अब आगे की बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं। जैसे हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 में ये सभी बातें मेंशन्ड है। क्लॉज 3 में ये बोला गया है एक व्यक्ति जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, उस व्यक्ति को सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो व्यक्ति मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में सर्व किया हो या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक सर्व किया हो। या फिर तीसरा, उसने कह सकते हैं कि अगर एज अ जज के तौर पर नहीं तो यहाँ पे कम से कम वो हाई कोर्ट के अंदर में एडवोकेट रहा हो कम से कम 10 साल तक, है ना। या 1 से 2 हाई कोर्ट में ये एडवोकेट रहा हो, तो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहना, जज रहना, उसके अलावा भारत का नागरिक होना, ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। अगर ये क्वालिफिकेशंस फुलफिल होती हैं उसके बाद ही यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज उस व्यक्ति को बनाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सीजीआई का अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी आपको नजर आएगा, बट वो अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, अगेन ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाई कैसे जाती है, एक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। वो हमने भी पढ़ लिया, कॉलेजियम सिस्टम मिलकर डिसाइड करता है भैया किस जिसको अपॉइंट करना है, वो सब मिलकर यहाँ पे रिपोर्ट पहुंचाते हैं प्रेसिडेंट तक। लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करके यहाँ पे उस व्यक्ति को कह सकते हैं जज के तौर पर बैठा देते हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजेस होते हैं ना, उनका जो अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद वो कितने लंबे समय तक सर्व करेंगे, उनका रेजिग्नेशन कैसे होता है, ये बात जानिए दोस्तों। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एज लिमिट फॉर अ जज अपॉइंटमेंट। जज के अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज कोई लिमिट ही नहीं है। ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट के समय पर कोई भी मिनिमम एज की लिमिट नहीं है। एक्सपीरियंस जो है उसी के आधार पर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाएगा, अगर वो क्वालिफिकेशंस को फॉलो कर रहे हैं। मिनिमम एज डिफाइन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज जरूर डिफाइन है कि वो व्यक्ति मान लो एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो वो 65 साल की उम्र तक सर्व करेगा, ठीक है। उसके अलावा रेजिग्नेशन की बात करेंगे तो एक जज जो है वो रिज़ाइन कर सकता है, 65 साल की उम्र से पहले वो रिज़ाइन कर सकता है ना। वो रेजिग्नेशन आप प्रेसिडेंट को दे देगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे उस रेजिग्नेशन को क्लियरेंस दे देंगे, तो यहाँ पे वो इस तरीके से इस्तीफा दे पाएगा। तो ये बात हो गई इसके टेन्योर एंड रेजिग्नेशन की। नाउ बात आती है सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो जो भी यहाँ पर सैलरी, अलाउंसेस या जो भी और भी बेनिफिट्स या पर्क्स, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन, जो भी चीज़ें मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो सब
पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। और जितनी सैलरीज, पेंशन या अलाउंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वो सब यहाँ पे CFI दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही यहाँ पर एक होता है कॉन्टिजेंट फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस वाले फंड से यहाँ पर यह पैसा दिया जाता है, इनके सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस वगैरह के खर्चे यहाँ से निकाले जाते हैं। नाउ अब एक और चीज़ आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज कोई बने, फिर उसके बाद 65 साल तक सर्व कर गए, उसके अलावा चलो रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद क्या वापस से उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ हमारे पास में प्रोविज़न है? तो ज़रा ये सुनिए दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कहीं पर भी इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। किसी कोर्ट में, भारत के मान लो किसी दूसरे कोर्ट में जाना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता। रिटायरमेंट हो गया तो हो गया, काम खत्म। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 128 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज को वापस से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे कहा जा सकता है कि आप एज अ जज जरा फिर से सर्व कीजिए। लेकिन ये कैसे होगा? ये करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है। यानी जो CJI हैं वो अगर पहले हमारे राष्ट्रपति की परमिशन लेंगे, उसी के बाद में ही किसी रिटायर्ड जज को वापस से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब बात आती है रिमूवल की। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है इनको रिमूव करना, क्योंकि रिमूव करने के लिए आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा, दोनों जगह से यहाँ पर एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो टोटल मेंबरशिप है दोस्तों, उसकी मेजोरिटी अगर हम देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है उस हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसमें जो मेजोरिटी, यानी कि कम से कम आधे लोग तो होना चाहिए, यानी कि हाफ लोग होने ही चाहिए जो कि यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से अप्रूवल हो सकता है, समझ गए? या फिर जो यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स होंगे, प्रेजेंट समय पर वोटिंग कर रहे होंगे, उसके कम से कम 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये इसी स्पेशल मेजोरिटी से उस जज को अपने पद से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास में बहुत अल्टीमेटम पावर, उनको रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, रिमूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि भाई वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रहा है या इनकैपेसिटी है, यानी कि वो काम करने के लिए अब सक्षम नहीं है या उसका बिहेवियर सही नहीं है। इस आधार पे यहाँ पे उसको रिमूव किया जा सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी है इस पूरे प्रोसीजर को रेगुलेट करने की, इस पूरे मामले को देखने की, इन्वेस्टिगेट करने की और प्रूव करने की हाँ जज ने मिसबिहेव किया है या अब यहाँ पे वो इनकैपेबल है काम करने के लिए। इस आधार पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव भी किया जा सकता है। तो हमने अप्रॉक्सिमली सभी चीज़ें पढ़ ली हैं कि भाई यहाँ पे जजेस का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट क्या होना चाहिए, टेन्योर, सैलरी अलाउंसेस, रिटायरमेंट, उसके अलावा यहाँ पे रिमूवल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये बात ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया यार, बचा केवल यही है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास अगर हम देखते हैं, वैसे आज भारत में हर एक कोर्ट में, जैसे कोर्ट, हाई कोर्ट्स आपको बहुत मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बहुत मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, क्योंकि सबके ऊपर में एक सबसे बड़ा कोर्ट है। इस वजह से बोलते हैं ये एपेक्स जुडिशियल बॉडी है जो हमारे भारतीय संविधान के अंडर में आती है। अगर हम इतिहास देखें सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, तो दोस्तों समय है 1773 का। 1773 के अंदर में रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट बनाया था शुरुआती तौर पर। तो पहली बार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आया, वो भी कैलकाटा में बनाया गया। लेकिन उसका समय के साथ में 1800 तक हम लोग आ गए। 1800 के समय पर सुप्रीम कोर्ट बना मद्रास में, फिर 1823 में सुप्रीम कोर्ट बना बॉम्बे में, फिर 1861 में दोस्तों हाई कोर्ट्स बनाए गए, है ना? हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से हाई कोर्ट बनाए गए और सभी सुप्रीम कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। फिर समय आया 1935 का, और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस एक्ट को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, और इस एक्ट के माध्यम से ही दोस्तों फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनकर आता है। और आपको पता है जैसे आज हम संविधान फॉलो करते हैं, उस संविधान में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम यूज़ करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे हमने वहीं से अडॉप्ट करी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया भारत में पहली बार।
फिर दोस्तों यहाँ पर जब हमने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, जब हमने खुद का संविधान बनाया, इसमें से कई सारी चीज़ें ली गई, तो 1950 में जाकर हमारे भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है, जो आज भी यहाँ पे मतलब एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जानते हैं हम इसे। तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना और ये बना हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के तहत। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट हो गया। अब आगे की बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन ये डिस्कस कर ही चुके हैं, बता ही चुका हूँ। 34 जज होते हैं, इसमें सीजीआई भी इंक्लूडेड है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी, टेन्योर, सैलरीज, इम्पीचमेंट यानी रिमूवल डिस्कशन हो चुका है इसका। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास में पावर्स वगैरह आप देख पाएंगे, तो कई सारी पावर्स इन आर्टिकल्स के माध्यम से दी गई हैं। इन आर्टिकल्स को आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए, यूपीएससी ने 2021 में यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में से पूछा गया बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि एक रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्या उसको वापस से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? और ये जो बुलाया जाता है ये हमारे सीजीआई बुलाते हैं, पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद में। तो क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा, जो हाई कोर्ट है भारत में, क्या इसके पास में पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरह अपने जजमेंट को खुद से रिव्यू कर सकता है? तो ये भी यहाँ पर सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सीधे सीधा पढ़ा दी। अब आप जाके किताब वगैरह पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो उसमें आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगली खबर पर। लेकिन अगली खबर नहीं है, वो है हमारा आज का इंपॉर्टेंट कोट। अच्छा, ये कोट मैं पहले लगाने की बजाय मैंने इधर लगा दिया। अब कोई बात नहीं यार, आगे पीछे है, लेकिन कोट तो डिस्कस करेंगे ही। तो आज शायद हमारा 5वां दिन होगा या चौथा 5वां दिन होगा कि हम लोग कोट डिस्कस कर रहे हैं। ये कोट आपको एसए एग्जाम में या एथिक्स में डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एसए में डायरेक्टली ऐसे कोट आते हैं पार्ट 1 के अंदर में, और उसी पे आपने बहुत सारा जो कंटेंट है वो लिखना होता है। लेकिन उसके बारे में समझ शुरू से ही आप डेली बेसिस पे एक एक कोट पढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो आगे जाके एग्जाम में सीधा सीधा ये हेल्प करेगा ही करेगा। एथिक्स के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आज का कोट माइक टाइसन का है। कोट है, एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द माउथ। ये मतलब क्या है, जरा इसको सुनिएगा। पहले मैं एक बार आपको हिंदी में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदी में यह है इसका मतलब सिंपल सा, कि हर किसी के पास में एक योजना होती है, एक प्लानिंग होती है, लेकिन कब तक? जब तक कि उसके मुंह पर एक बड़ा झटका ना मिल जाए उसको, तब तक एक प्लानिंग रहती है। लेकिन उस झटके से वो इंसान क्या सीखता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब चलिए, मैं आपको हिंदी में बता दिया, मैं थोड़ा सा रियलिटी में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इसको और वाइड करके समझा देता हूँ, ताकि कोर्ट का एग्जैक्ट मतलब पता चले। क्योंकि कोर्ट में बता दूँ, पढ़ के चले जाऊँ, मतलब आपको ही पता है, तो फिर काम खत्म, इसमें कोई फ़ायदा आपका भी नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा डिटेल से समझना ज़रूरी है, जिसका आप एग्ज़ाम में हेल्प कर सको, इसको विस्तार से जान सको, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी यहाँ पर इंप्रूव हो सके। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इस पर्टिकुलर कोर्ट में कि हर व्यक्ति के पास में एक प्लानिंग होती है। ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने एक प्लानिंग तैयार की है और अगर हम सोच रहे हैं कि उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। लाइफ में कुछ भी चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आपके सामने आ सकती है जो आपके प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेकिन आप उसी चैलेंज से कैसे लड़ के निकल जाते हो, वो मैटर करता है। दूसरी चीज़, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यहाँ पर यह मैटर करता है। आपके पास में प्लान है, प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो शुरू से बताता आया हूँ, है ना, कि आपके लाइफ में अगर प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेटर है। आपको पता है कि हाँ, मुझे किस रास्ते पर जाना है और मेरा क्या गोल है। जिसके पास में प्लान ही नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो प्लान होना ज़रूरी है, लेकिन कई बार प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो दिक्कतें आती हैं ना, कई बार क्या हर बार इंसान यही है, वो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। और एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम कैसे यहाँ पर उन सेटबैक को रिस्पॉन्ड करते हैं, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सेटबैक्स, ये डिफाइन करता है हमारे सक्सेस को। ये बताता है हमारे सक्सेस को कि हम किस तरीके से उन प्लानिंग से लड़ चुके हैं, हम उन चैलेंजेस से लड़ चुके हैं। तो यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जब आप प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे पंच मिल रहा है ना माउथ पे, कहने का मतलब यह है कि आपको बीच बीच में दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, लेकिन उसमें आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं, वो मैटर करता है। उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पूरा कोट है, ऐसा नहीं है कि केवल एक फील्ड पे अप्लाई हो रहा हो, सब जगह पे अप्लाई होता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर जगह पे अप्लाई होता है। क्योंकि आपके प्लानिंग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी हैं, आगे आपको नहीं पता क्या होगा।
लेकिन ये एक एज अ रिमाइंडर है, और रिमाइंडर ये है कि कोई भी प्लानिंग फुल प्रूफ नहीं होती। उस प्लानिंग में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आप उसके लिए शुरू से ही रेडी रहिए, तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा, समय है, कुछ भी चीज़ें बदल सकती हैं। जो सेटबैक्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स में डालेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। हमारे लाइफ में कई सारी गलतियां होती हैं, हमारी लाइफ में कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम्स हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। अब वो सीखा आपने नहीं सीखा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी सही बात है। आप उससे कितना सीख गए और वो चीज़ आप आगे दोहराओगे तो नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सेटबैक आपको वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड करवाते हैं, आपके फ्यूचर को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं, आपको और ज़्यादा मजबूत करते हैं आगे लड़ने के लिए। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, आप उनको सॉल्व करके वापस से आगे बढ़ गए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट प्रमोट करता है जहाँ पे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना पाते हो। आपने प्लान बनाया, चैलेंजेस आए, हमने चैलेंजेस को फेस भी किया, आगे बढ़ गए, आप उन चीज़ों को एडॉप्ट कर चुके हैं, आप फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो कोट है, ये एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किस चीज़ के ऊपर में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स के ऊपर में। आपको कोई बात नहीं, चैलेंजेस कितने भी आए लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आए, लगातार आगे बढ़ना है, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है। एक मिस्टेक जो आपने कर दी उसको दोबारा नहीं दोहराना है। हज़ारों मिस्टेक करो, लेकिन जो मिस्टेक कर दी, जो गलती कर दी, उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं दोहराना। समझ गए? तो ये यहाँ पे दोस्तों एक कोट है जो मैंने आपको थोड़ा और डिटेल से बता दिया है। बाकी आप चाहें तो कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपने एसए या एथिक्स के पेपर में। चलें फिर आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। तो यहाँ पे एक और खबर है जहाँ पे बात हो रही है, जो हमारा सेबी है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपको पता है जो सेबी बॉडी है, इसका मेन काम क्या होता है? हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, है ना। जो हमारा शेयर बाज़ार है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है। अब जैसे हमारे पास में जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब बैंक को रेगुलेट करने के लिए इनके ऊपर एक बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सेंट्रल बैंक। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो दोस्तों सेबी की एक चीफ है जिनका नाम है माधवी बुच, ये वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो माधवीपुरी बुच को अभी रिसेंट समय पर क्या होता है, पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये कमेटी की साइड से समन गया, यानी इस कमेटी ने यहाँ पर इनको बुलाया पूछताछ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर माधवी बुच ने इस मीटिंग को स्किप कर दिया और बोला कि देखिए मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है, इसकी वजह से यहाँ पर इस मीटिंग को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और इसी वजह से होता यहाँ पर यह है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। किस किस के बीच में? ये जो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर हैं, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, है ना, इन्होंने यहाँ पर अपना खुद से डिसीजन बनाया। खुद से डिसीजन बनाने के बाद में इनको बुला लिया कि भाई आइए आपसे पूछताछ करनी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए पीएसी के चेयरमैन या सीनियर कांग्रेस लीडर ये अपने आप से डिसीजन बना के ये कदम उठा रहे हैं, या ये सब यहाँ पर पॉलिटिकल बेसिस पे किया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो मैटर क्या है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। वैसे आज सुबह से खबर ये कवर हो रही थी कि माधवीपुरी बुच यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करने वाली हैं आज, ये आप देख पाओगे, ये खबर थी बराबर में। लेकिन फिर बाद में निकल कर आया कि इस मीटिंग को उन्होंने स्किप कर दिया कुछ पर्सनल रीजंस बताकर। तो ये मामला आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे बड़ी बात यह है, आखिरकार पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी ये है क्या? इसमें इतनी ताकत यहाँ पर कि सेबी के चेयरपर्सन को यहाँ पर ये समन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मामला क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, लगभग अगस्त के महीने में ये बताया था कि हिंडनबर्ग की दोस्तों दूसरी रिपोर्ट आई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वैसे आज से 2 साल पहले आई थी, 1 साल पहले आई थी, जिसकी वजह से अडानी के शेयर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरा झटका लगा था। फिर उसके बाद इन्होंने अभी अगस्त के महीने में दूसरी रिपोर्ट निकाली थी, ये आप देखिए, मैंने पूरा वीडियो इसमें प्रोवाइड करवाया था, है ना। और इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें यह बोला कि अडानी के खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इस वजह से अडानी के शेयर्स वापस से बढ़ने लगे। तो इस वजह से हिंडनबर्ग नाराज भी हुआ। तो ये जो दूसरी रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई, इस बार यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस बार इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला कि जो माधवीपुरी बुच हैं, यानी कि सेबी की जो ये चेयरपर्सन जो हैं, ये कहीं ना कहीं उस कंपनी में शामिल हैं जिस कंपनी का सपोर्ट मिल रहा था अडानी को। क्योंकि अडानी के ऊपर इल्ज़ाम क्या था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इल्ज़ाम यह था कि अडानी के शेयर्स में मैनिपुलेशन हो रहा है।
मैनिपुलेशन हुआ है बाहर। अडानी ने अपनी खुद की नकली जाली कंपनी बनाई है और उस जाली कंपनी से ही खुद के शेयर्स को यहाँ पर ये खरीद के दिखा रहे हैं, जिससे शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को मैनिपुलेट किया गया, लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, जिससे शेयर के प्राइसेस और ज़्यादा स्पाइक हुए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मामला निकल कर आया, जिसकी वजह से अडानी के शेयर गिर गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके वापस से ये शेयर्स रिवाइव हो गए। तो इनकी दूसरी रिपोर्ट आ गई, जिसमें ये बोला कि बाहर की जो जाली कंपनियां हैं और कुछ और कंपनियां हैं, उसमें यहाँ पे माधवी पुरीबुच हैं, इनके हस्बैंड हैं, इनके भी शेयर्स प्रेजेंट हैं। इस वजह से यहाँ पे अडानी के खिलाफ में कोई भी एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। ये बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बोली है। तो अब इसी मामले से संबंधित यहाँ पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इस कमेटी ने यहाँ पे माधवी पुरीबुच को बुलाया था, बट ये अभी नहीं गई हैं। इस समन को स्किप कर दिया है इन्होंने। तो ये पूरा मैटर आज के समय पर अखबार में चल रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि न्यूज़ क्या है। इतना आप समझ गए। अब दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जैक्टली होती क्या है, इसका वर्किंग क्या होता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारे पार्लियामेंट के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखिए, मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, पार्लियामेंट के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स हैं। उन्हीं को लेकर ये पूरी कमेटी बनाई जाती है। बनाता कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे दोस्तों इसको तैयार करता है। क्वेश्चन यह है कि सर ये कमेटी क्यों बनाई जाती है? कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जो भी यहाँ पर पैसा कमा रही है या जो भी पैसा खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी रेवेन्यूज हो रहे हैं, उसको ऑडिट करना, उसके ऊपर में निगरानी रखना, उसको एक बार देखना, ये सारा काम यहाँ पे इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कह सकते हैं सरकार के ऊपर में सीधा एक चेक लगाती है या एक कह सकते हैं निगरानी रखने का काम करती है। स्पेशली सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है, उनका जो एक्सपेंडिचर बिल्स हैं, स्पेशली उन पे ध्यान दिया जाता है कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट आती है सीएजी की, क्योंकि यही काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी है कि भाई सरकार के खर्चे कहाँ पे हुए हैं, कमाई कहाँ पे हुई है, उसकी डिटेल्स निकालना, उसकी ऑडिटिंग करना। तो वो सब रिपोर्ट्स यहाँ पर ये पार्लियामेंट में पब्लिश करते हैं। वो सब पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट्स है वो सब पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में भी जाती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी साइड से भी इन सब चीज़ों को देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी मेन फंक्शन क्या हो गया? मेन फंक्शन यही हो गया कि सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है, क्या वो डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रही है या नहीं कर रही है। वो सब कुछ यहाँ पे ये कमेटी इसके बारे में जानकारी निकालती है। नाउ ये जो कमेटी का प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ये पार्लियामेंट्री कमेटी का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। सबसे पहली बार यही वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था 1921 में, और ये 1950 तक ऐसे ही चलाया गया। और 1950 तक दोस्तों जो फिनांस मेंबर होते थे, इनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया था इस कमेटी का। और इस कमेटी के जितने भी फंक्शन थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो हमारे फिनांस डिपार्टमेंट के पास में थे। यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, उनके पास में ये सारा फंक्शन का पार्ट हुआ करता था। लेकिन हमने यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में दोस्तों ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये सीधा हमारे स्पीकर के कंट्रोल में डाल दी गई। स्पीकर आपको पता है, लोकसभा के स्पीकर की हम बात कर रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर होता है ना, पता है। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अंडर में इस पूरे कमेटी को यहाँ पर रख दिया गया। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह हैं इस कमेटी के, वो सब आज के समय पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास में होते हैं। लोकसभा के ही यहाँ पे जो लोग हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मेंबरशिप की अगर हम बात करेंगे तो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर में लगभग बताया जाता है 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर आते हैं सीधा लोकसभा से इलेक्ट होके, और बाकी यहाँ पे कह सकते हैं 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। तो इस तरीके से 22 मेंबर यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में हो जाते हैं। और जितने भी मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, ये हर साल इलेक्ट होते हैं। जितने भी यहाँ पे हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं में से इनको इलेक्ट किया जाता है। और इनका जो टर्म होता है, ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने बोला हर साल इलेक्ट होते हैं, तो 1 साल का टर्म भी होता है। 1 साल तक ये मेंबर सर्व कर पाते हैं। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होता है? तो दोस्तों जैसे मैंने बोला 1950 से पहले तक जो फिनांस मिनिस्टर है वही यहाँ पर इसके चेयरपर्सन हुआ करते थे। बट करंट समय पर अगर आप देख पाओगे, इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब चेयरपर्सन लोकसभा के स्पीकर नहीं होते एग्जैक्टली। चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का काम स्पीकर का होता है। और स्पीकर इसी कमेटी में जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से यहाँ पर किसी को इसका चेयरपर्सन बना देता है। क्लियर? ये बेसिक फैक्ट है। और अब की बार स्पीकर ने पहली बार, आपको पता होगा कि जो मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन है,
उनको एज अ चेयरपर्सन बनाया था इस कमेटी में 1967 से लेकर 68 के बीच में। ये प्रैक्टिस यहाँ पे लगातार चल रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस कमेटी में। तो जितने भी यहाँ पर लोग प्रेजेंट होते हैं इस कमेटी में वो मिनिस्टर नहीं होते हैं। मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ध्यान रखिएगा। जो मेंबर हैं स्पेशली यहाँ पर इस हाउस के, उनको ही इलेक्ट किया जाता है, उनको इस कमेटी में रखा जाता है। अगर मान लो यहाँ पर उसको एज अ मेंबर बनाया गया फिर बाद में वो मिनिस्टर बन गया तो उसकी मेंबरशिप इस कमेटी से खत्म हो जाती है। बाकी इस कमेटी का मेन काम क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, उनको यहाँ पर ऑडिट करने का काम करना। तो पॉलिटी के एस्पेक्ट से एक रेलिवेंट बॉडी है। कई सारे बेसिक फैक्ट्स के तौर पर आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको आपने ध्यान में रखना होगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा काम का न्यूज़ आर्टिकल है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बूस्ट करने की बात कर रहे हैं और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के प्रोसेस में केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को। इस योजना के तहत हम मेघालय और नागालैंड के अंदर में रोड्स प्रोवाइड करवाएंगे। कई सारे किलोमीटर की रोड्स तैयार की जाएगी। तो हुआ यह है कि जो हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने 782 किलोमीटर का रोड तैयार करने के लिए मेघालय में 782 किलोमीटर की रोड और 55 किलोमीटर की रूरल रोड नागालैंड में, ऐसी रोड तैयार करने के लिए यहाँ पर एक अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए ये प्रोजेक्ट के तहत पैसा खर्च किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। एक जगह पे पैसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग टोटल 1056 करोड़ रुपए यहाँ पे हम खर्च करने वाले हैं इन रोड्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। ये रोड्स कहाँ पे दी जा रही है? मेघालय और नागालैंड के अंदर में। तो अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये है भारत का नक्शा और यह है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पर्टिकुलर मैप। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर आप देखेंगे तो यह है यहाँ पे नागालैंड, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर और साथ ही साथ में म्यांमार के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। उसी तरीके से यहाँ पर मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की एक बाउंड्री लगती है नीचे बांग्लादेश के साथ में, देन उसके बाद में यहाँ पे एक बाउंड्री लगती है असम के साथ में, है ना। उसके अलावा छोटी सी बाउंड्री यहाँ पर, मतलब असम के साथ में ही ज़्यादातर इसकी बाउंड्री लग जाती है, ये आप लोग देख पाओगे। तो इन्हीं दोनों स्टेट्स के अंदर में अभी के समय पर क्या करा जा रहा है कि जो भी गांव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन गांव वाले क्षेत्रों में प्रॉपर रोड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी। और कनेक्टिविटी इसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देने की बात की गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, अगर ये रोड्स वगैरह बन जाएंगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है, वो बढ़ पाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अभी रोड्स नहीं है, रोड्स हो पाएंगे तो ट्रेड वगैरह हो सकेगा उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में, नया नया रोज़गार लोगों को मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और स्पेशली यहाँ पर जो गांव वाले क्षेत्र जहाँ से रोड निकाल कर हम शहरों तक जोड़ेंगे, उन गांव वाले क्षेत्रों की जो लोकल इकोनॉमीज़ है वो यहाँ पर ग्रो होती हुई नजर आएगी। वो अपना व्यापार कर पाएंगे बड़ी जगह से, क्योंकि आज व्यापार करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये काम दोस्तों किया जा रहा है इस PMGSY पर्टिकुलर योजना के तहत में। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना को लेकर बेसिक फैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इन फैक्ट्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो यहाँ पे योजना है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भाई ये योजना या ये जो स्कीम है, बताओ ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली सेक्टर स्कीम है? तो ध्यान रखिए, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर पैसा खर्च करके स्कीम को लागू करते हैं। उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि ये वाली स्कीम है। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम में मेन पर्पस क्या होता है? केवल और केवल केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च करती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जब बात करते हैं तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसको लॉन्च किया गया था साल 2000 में, ताकि जो ऑल वेदर रोड है, जैसे मैंने बोला, जितने भी हमारे गांव वाले क्षेत्र हैं उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी देने के लिए रोड्स प्रोवाइड करवाना, और रोड्स ऐसी प्रोवाइड करवाना चाहे वो हर एक वेदर में टिक सके, चाहे बरसात हो, धूप हो, कैसा ही मौसम हो, एक अच्छी रोड्स यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाना। अब ये योजना जो है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? ध्यान रखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंडर में आती है। और अब गांव वाले क्षेत्र में होती पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ पे देखा जाता है भाई कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा प्लेन एरिया, मान लो जब हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, तो वहाँ पे कम से कम उस जगह पे रोड प्रोवाइड करवाई जाएगी जहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो, है ना। पहाड़ी इलाके की जब बात करेंगे तो 250 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए उस एरिया में।
उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो उस बेसिस पे यहाँ पे उनके लिए रोड्स प्रोवाइड करवाई जाती है उस पर्टिकुलर रीजन में। अब क्वेश्चन यह है कि फंडिंग पैटर्न कैसा रहता है। तो ध्यान रखिए, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च करते हैं। तो मान लो किसी नॉर्मल स्टेट में, है ना, किसी नॉर्मल राज्य में अगर ये इस स्कीम को हम लागू कर रहे हैं, तो उसमें यह पैसा कैसे बांटा जाता है, 60:40 का रेशियो बढ़ता है। 60% पैसा खर्च करेगी केंद्र सरकार और 40% पैसा खर्च करेगी राज्य सरकार। इसके आधार पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट में इस योजना को लागू किया जाता है, इससे रोड्स बनाई जाती हैं। लेकिन मान लो जब बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या बात आती है पहाड़ी इलाकों की यानी हिमालयन स्टेट्स की, तो उसमें दोस्तों पैसा खर्च करने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। यह पैटर्न हो जाता है 90:10 का। यहाँ पे अगेन 90% खर्च करेगी केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार ज़्यादा खर्च करेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिमालयन स्टेट्स में, और 10% खर्च करेगी हमारी राज्य सरकार। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60:40 रेशियो है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90:10 का रेशियो होता है। इस आधार पर पैसा खर्च किया जाता है इस योजना के तहत। अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे हम लोगों ने अभी आर्टिकल जो देखा, इसमें बोला जा रहा है इस योजना के तीसरे वाले हिस्से के तौर पर यह इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, इस स्कीम की ऑलरेडी 4 फेसेस हैं। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2, तीसरा है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं 3 बेसिकली यहाँ पर नंबर के हिसाब से, वैसे ये चौथा फेज है, ध्यान रखिए, क्योंकि बीच में यहाँ पर 3 वाला यहाँ पे आना चाहिए था, बट ये क्या है, जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं, वो हिस्से जो नक्सलवाद से अफेक्टेड है, वहाँ पे रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए भी यहाँ पे हमने इस वाले को भी इसमें बीच में रखा हुआ है। समझ गए? तो हम लोग अभी के समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का यूज़ करके मेघालय नागालैंड में रोड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जो हमने 4 इसके फेसेस पढ़े हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं इतिहास, कब से ये स्कीम शुरू हुई है। तो दोस्तों स्कीम शुरू हुई होगी इसके फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज इसका शुरू हुआ था सन 2000 में, और उसको लॉन्च किया गया था ताकि गांव वाले क्षेत्रों में प्रॉपर कनेक्टिविटी दी जा सके, एक सिंगल ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करवाई जा सके। और ये रोड कैसे प्रोवाइड करवाई जाती, जनगणना के हिसाब से, 2001 की जो जनगणना है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन देखी जाएगी, कितनी आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, तो उनको प्रॉपर रोड्स प्रोवाइड करवाना। फिर दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से इस योजना का जो दूसरा फेज़ है, इस दूसरे फेज़ को देखोगे तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे फिर अगेन जो 50,000 किलोमीटर की रोड्स थी अलग अलग राज्यों यूनियन टेरिटरीज में, उसको अपग्रेड करने की बात की गई। फिर यहाँ पे जो तीसरा वाला इसका फेज़ था वो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर था, स्पेशली जो नक्सलिज्म से अफेक्टेड एरियाज़ हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे रोड्स प्रोवाइड करवाने के ऊपर में फोकस किया गया। ये 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया। फिर फाइनली जाके 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd वाला फेज लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च होता है जहाँ पे मेन पर्पस ये था कि 1,25,000 किलोमीटर तक के रीजन्स को हम लोग जोड़ेंगे। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया, क्योंकि वहाँ के साथ में जो कनेक्टिविटी है टोटल भारत की, ये कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को और अच्छे से भारत से जोड़ने के लिए, क्योंकि बीच में बस खाली चिकन नेक कॉरिडोर है जिससे कनेक्टिविटी बन पाती है, अब इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी यहाँ से बनेगी, फिर हम यहाँ से कनेक्टिविटी बना पाएंगे, तो इससे यहाँ पर आपस में कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया बन पाएगी, जिससे व्यापार वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज के समय पर मेघालय नागालैंड में अगर यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, जो आपके सामने ये पूरा डेटा दिख रहा है ना, स्पेशली इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अब इस वाली खबर में देखो कुछ ज़्यादा ऐसा फैक्ट तो नहीं है, बट जैसे मैंने आपको इंडेक्स में दिखाया है तो पढ़ा ही देता हूँ। केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं फॉर दी स्पेस टेक फर्म्स। जो हमारी स्पेस कंपनियां हैं दोस्तों, आज के समय पर आपको पता है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी भारत में हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं। उनको फंड प्रोवाइड करवाने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। ये फंड का तहत जो भी सपोर्ट मिलेगा हमारी स्पेस वाली कंपनीज को मिलने वाला है। ये अनाउंसमेंट खुद हमारे जो अश्वनी वैष्णव साहब हैं इन्होंने किया था थर्सडे में। ये फंड सेटअप होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर के तहत, यानी इन स्पेस के तहत। ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आती है। इसका मेन पर्पस यही है, जितने भी यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं या जितने भी और भी कंपनीज है छोटी छोटी जो स्पेशली स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाना। क्यों?
क्योंकि इससे उनको हेल्प मिलेगी तो वो कंपनीज ग्रो होंगी जो सीधा सीधा हमारी स्पेस इकोनॉमी के अंदर में आने वाले समय पर योगदान देंगी या कंट्रीब्यूशन देंगी, जो हमारे लिए ही फायदेमंद है। क्योंकि भारत ने एक मेन पर्पस रखा है, मेन एम बना के रखा है। एम क्या है हमारा? मेन एम यह है कि हमारी देश की जो स्पेस इकोनॉमी है उसकी जो डोमेस्टिक वैल्यू है वो आज के समय पर $8.4 बिलियन है। हमारा मेन टारगेट है 2023 तक इस वैल्यू को बढ़ाकर $44 बिलियन तक पहुंचाया जा सके। ये हमारा मेन पर्पस है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखेगा, इसलिए ये फंड वगैरह अनाउंस किया गया है। और एक और रिपोर्ट कुछ दिनों पहले पब्लिश हुई थी द हिंदू में ही, जहाँ पे मेंशन किया है कि कैसे जो भारत है वो अपने स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है और कैसे आज के समय पर इंडिया अपने स्पेस सेक्टर में कई सारे एडवांसमेंट कर चुका है। बहुत सारे अचीवमेंट्स आज हमने हासिल किए हैं। अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्पेस मिशंस की जब बात होती है तो आज इसरो के बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो आदित्य L1 मिशन हो जिसमें हम लोगों ने सूर्य के पास में अपना एक मिशन भेजा है ना, सूर्य की स्टडी करने के लिए, या गगनयान मिशन हो, उसके ऊपर में काम चल रहा है जहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि भाई अंतरिक्ष में कुछ लोगों को भेजना और कुछ समय तक वो रुक कर वापस से लैंड करेंगे पृथ्वी पर। उसके साथ साथ ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है, गगनयान मिशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इन 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, पहली बार भारत ये काम करने वाला है। इतना ही नहीं, उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने अभी अपने स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन किया। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज लगातार बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, है ना, उनके साथ में कोलैबोरेशन चल रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी कोलैबोरेट कर रही हैं और आज नासा भी कई सारी जगह पर इसरो के साथ में कोलैबोरेशन करके बहुत सारे मिशंस को लॉन्च कर रहा है। हमारा मेन टारगेट है 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन चलो, स्पेस सेक्टर में हमने बहुत सारी ग्रोथ हासिल की है, बहुत कुछ अचीव किया है पिछले कुछ समय पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है आज भी भारत का ये पूरा स्पेस सेक्टर कई सारी समस्याओं से गुजर रहा है, कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जिसमें पहली समस्या है दोस्तों लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। देखो, प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन दूसरे देशों के कंपैरिजन में कम है। आज यूएसए को दोस्तों अगर आप देख लो तो यूएसए में नासा उनकी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, सरकारी स्पेस एजेंसी। लेकिन नासा के अलावा स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, बहुत ही पावरफुल कंपनीज खड़ी हैं। नासा को कोई बड़ा काम करना होगा तो अपने आप करता रहेगा, छोटे मोटे मिशन इनको सौंप देगा, ये करते रहेंगे। स्पेस एक्स बहुत कुछ अचीव कर चुका है। हम वैसा ही भारत में चाहते हैं, लेकिन भारत में प्राइवेट कंपनीज का शेयर बहुत कम है। हमारे टोटल इकोनॉमी में अगर आप देख पाएंगे तो $78 बिलियन का यहाँ पर स्पेस इकोनॉमी है प्राइवेट कंपनीज का। ठीक है, इंडिया का शेयर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा कुछ प्राइवेट कंपनीज में किया नहीं है। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है उन स्टार्टअप्स को दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास में इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं हो पाता। तो दूसरा मैटर यही है कि आज हमारे स्पेस सेक्टर में फंडिंग का सबसे बड़ा इशू है। इंडिया का जो स्पेस बजट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। 2023-24 में इसरो का जो टोटल बजट था वो था लगभग $1.7 बिलियन, और पता है नासा का बजट $25.3 बिलियन। आप इमेजिन कीजिए, ये बजट हमारे पास में नहीं है, फिर भी हम इतने बड़े कारनामे करके दिखा रहे हैं। अगर ऐसा बजट हमको मिल जाए तो इसरो कहाँ तक जाएगा। तो आज यही लिमिटेड फंडिंग कहीं ना कहीं इसरो की क्षमता को रोक के रख देती है एक जगह पर। ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। फिर एक समस्या है ब्रेन ड्रेन की, क्योंकि हमारे पास में इतना बजट नहीं है, तो इसलिए जो साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे होते हैं इसरो के अंदर में, है ना, वो ज़्यादा काम करना यहाँ पे पसंद करते ही नहीं, क्योंकि उनको अच्छा पेमेंट नहीं मिल पाता। अब बाहर से भाई, क्योंकि देखो भारत में ना स्किल बहुत है, ये आपको मानना पड़ेगा, स्किल बहुत है, लोगों के पास में नॉलेज बहुत है, लेकिन वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही है ना। अब जैसे यहाँ पे जिसने पढ़ाई की, अब वो यहाँ पर इस मुकाम तक आया, तो इसरो को जब ज्वाइन करने की बारी आई तो उसको वहाँ से दूसरे देश से ऑफर आ गया, नासा से ऑफर आ गया कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे। भाई उसी पेमेंट में वो ये चला गया सीधा कि हाँ भाई ये तो बहुत है, इतना तो मैं इसरो में कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पे सामने आ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, जहाँ पे हमारा टैलेंट, हमारे देश का टैलेंट निकल के जा रहा है। अब नासा के लिए काम कर रहा है वो, अब नासा यहाँ पे अपनी बड़ाइयाँ मार रहा है, हमने ये किया वो किया, लेकिन वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग इंडियंस प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम वो वाली सैलरी नहीं दे पा रहे जो नासा दे रहा है उन लोगों को। हमारे पास में रिसर्च को लेकर वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट नहीं है जो वो दे रहे हैं वो हमारे ही लोगों को। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, टैलेंट को रिटेंशन हम नहीं कर पा रहे हैं आज के समय पर।
फिर उसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हमारे इतने ज़्यादा कुछ हो नहीं रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। आज स्पेस को लेकर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास में नहीं है। आज हमारे देश में दोस्तों केवल एक मेजर लॉन्च साइट है, वो भी श्रीहरिकोटा से। आप देखते होंगे ये मिसाइल हमने लॉन्च किया है, ये सैटेलाइट लॉन्च की है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाती है, क्योंकि एक ही यहाँ पर मेजर यानी बड़े साइज़ का लॉन्च साइट आपको नजर आएगा। तो हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है। फिर भारत की जो स्पेस सेक्टर है पूरी तरह से ये एक बड़ी तरीके से डोमेस्टिक सप्लाई चेन से गुजर रहा है। 2021-22 में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता है हमने 2114 करोड़ रुपए का कुछ सामान इंपोर्ट किया। ठीक है, बहुत सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट केवल कुछ ही मात्रा में किया। तो हमारी जो अभी डिपेंडेंसी निर्भरता है वो इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सारा पैसा अपना इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वो एकदम मजबूत इकोसिस्टम प्रेजेंट नहीं है, वो मटेरियल हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से भी यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर में एक बड़ी रुकावट देखने को मिलती है। फिर एट द लास्ट यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस है हमारे पास में, वे फॉरवर्ड है कि उपाय क्या हो सकता है इसका। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। इसके लिए कुछ फंड्स वगैरह रिलीज़ कीजिए, इन्वेस्टमेंट फंड बनाइए ताकि इनको पैसा दिया जाए। उसके अलावा टैलेंट रिटेंशन पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो भारत से लोग यहाँ पे बाहर जा रहे हैं उनको यहीं पे रोकना ज़रूरी है। उनको सभी अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। हमें अपना खुद का स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, बड़े बड़े नेटवर्क्स यहाँ पे सेटअप करने होंगे। ये काम करके हम चीज़ों को सुधार पाएंगे अगर इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो। बाकी जो होगा वो आगे हमें पता चलेगा ही, ये यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी इस आर्टिकल के आधार पे आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने लिखना है और लिख के सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रीसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर। भारत के स्पेस सेक्टर में जो हाल ही में बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं उन उपलब्धियों को पहले बताएं, फिर एनालाइज कीजिए कि आज हमारे इस स्पेस इंडस्ट्री में क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं जिस वजह से हमारा स्पेस इंडस्ट्री मजबूत नहीं हो पा रहा, वो भी आपने बताना है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 250 शब्दों में लिखना है। पहले मैं एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की हाल ही की उपलब्धियों पर चर्चा करें और राज्य के नेतृत्व वाले अन्वेषण से एक मजबूत व्यावसायिक अंतरिक्ष उद्योग में संक्रमण में चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें। क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं वो भी यहाँ पर बताएं। अब 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 78 नहीं, 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आदत पड़ी है 78 बोलने की, वैसे 80,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप देखोगे जो भी मैसेज पड़े होंगे उस ग्रुप में या कुछ फोटोज़ पड़े होंगे, वीडियो के लिंक पड़े होंगे, उनके नीचे कमेंट लिखा होगा। उस कमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करना, आपका नया ग्रुप ओपन हो जाएगा। उस ग्रुप में जाके आप अपने आंसर्स को सबमिट अच्छे से कर पाएंगे, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर पाएंगे। मैं यही बोलूँगा, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी एक दूसरे की मिस्टेक्स को निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल वाले सेक्शन पर। एडिटोरियल में अगर आप देखेंगे तो आज का सबसे पहला और काम का एडिटोरियल यही है। आज क्योंकि फ्राइडे है, आपको पता है फ्राइडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, एक पेज पे कुछ नहीं पब्लिश होता, पॉडकास्ट वगैरह आ जाता है, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। काम की चीज़ें पढ़िए जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास में एक एडिटोरियल है जहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट ऑफ गेम्स को लेकर। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। देखो हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होता है ना, ये हर 4 साल में इन गेम्स को कंडक्ट किया जाता है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे 2010 में ये दिल्ली में यानी भारत में भी हो चुका है, और अभी 2022 में आखिरी जो हुआ था ये 2022 में हुआ था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं जिसमें भारत ने कई सारे मेडल्स को जीता। 2010 में दिल्ली में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब 2022 में हुआ था तो हर 4 साल में होता है, तो अब कब होना है? ये अब सीधा 2026 में होगा। तो 2026 का अनाउंसमेंट आ चुका है, क्योंकि ये पता करना था पहले गेम्स अब की बार कहाँ होंगे। तो 2026 के जो यहाँ पर ये गेम होने वाले हैं कॉमनवेल्थ के, ये होंगे दोस्तों ग्लासगो में। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक शहर है, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड देश का ही एक शहर है ग्लासगो। तो यहाँ पे ये गेम्स होंगे। अब होता यह है कि भारत को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जैसे ही इन गेम्स का अनाउंसमेंट हुआ। बुरा क्यों लगा?
बुरा इसलिए लगा क्योंकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे प्रकार के खेल खिलवाए जाते हैं, लेकिन अब की बार कई सारे खेल ऐसे हैं जिसमें भारत बहुत मेडल्स लेकर आ चुका है पहले, वो सब गेम इसमें से हटा दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया इसके मुद्दे को उठा रहा है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर आप देखोगे ना तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो रियलिटी अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फैक्ट्स मैं आपको ये दे रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है। ग्लासगो में ये पूरा गेम होगा अब की बार, और इस बार जो 2026 में गेम होंगे इसमें केवल और केवल 10 प्रकार के खेल रखे गए हैं, केवल 10 स्पोर्ट्स खिलवाए जाएंगे, ध्यान रखिए। और बोला जा रहा है 6 स्पोर्ट्स यहाँ से हटा दिए गए, और वो 6 स्पोर्ट्स वो हैं जहाँ पे भारत ने बहुत सारे मेडल्स गेन किए थे पिछले 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। और जो 6 स्पोर्ट्स हटाए हैं वो है बैडमिंटन अगेन इंडिया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास में। क्रिकेट भी हटा दिया गया, क्रिकेट में अगेन भारत बहुत आ गया है। देन हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, ये सब हटा दिया इन्होंने। ये सब मेन है जिसमें भारत ने बहुत सारे मेडल्स को गेन किया है, बहुत सारे मेडल्स हासिल करे हैं 2022 में। ये सब गेम ही हटा दिए गए। अब इसके अलावा जो बचे कुछ गेम्स है वो यहाँ पर खिलवाए जाएंगे। इस बार केवल यहाँ पर 10 स्पोर्ट्स होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा सा अपना कंसर्न, अपना प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया है। नाउ अब ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इनकी शुरुआत कैसे होती है, ये कुछ और फैक्ट्स है। सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होती है। हर 4 साल में गेम्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। भारत 2010 में एक बार होस्ट कर चुका है, अभी यहाँ पर 2022 में कई मेडल जीते। अब 2026 का ग्लासगो में होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी आप मुझे ये बता सकते हैं 2022 वाले जो गेम हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, ये कॉमनवेल्थ गेम बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला भी हमारा आज का एडिटोरियल ही है। अब ये वाला जो एडिटोरियल है दोस्तों वैसे हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, तो आज वैसे इसको कवर करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बनती है, क्योंकि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा है उनके लिए कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उस आर्टिकल को आप आराम से मतलब आंख बंद करके स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। कल जो हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पर चीज़ें मैंशनड है। कल वाले वीडियो में आपको याद होगा हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। इसके नीचे ये पूरा ब्रिक्स समिट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ब्रिक्स समिट रिसेंटली हुआ है, इसका अब की बार ये 16वां समिट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, रशिया के कजान शहर में। उससे पहले जो 15वां समिट हुआ था 2023 में वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहाँ पे कई सारे देशों को हमने बोला था कि आइए हमारे जो ब्रिक्स है उसको ज्वाइन कीजिए। तो आज ब्रिक्स में वैसे 9 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कई कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना ने सीधे सीधे मना कर दिया हम ज्वाइन नहीं करेंगे, इजिप्ट, एथियोपिया, इन सब कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। उसके अलावा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये तो हैं ही। उसके अलावा ईरान, यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया ये भी इसके मेंबर्स बन गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये कल ही हमने इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। कल वाला वीडियो ओपन करो और लास्ट वाले आर्टिकल पे चले जाओ, आपको ये सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, क्योंकि आज के हमारे डिस्कशन में आर्टिकल्स कम हैं, केवल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हमने लिए हैं, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल ले नहीं पाए हैं टाइम के इशू की वजह से। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह गया होगा तो वो भी कवर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कुछ भी छूटता है, आपका कुछ भी नहीं छूटता है। एक बार फिर से चीज़ों को चेक कर लिया जाता है, उसी पर्टिकुलर डे पर कुछ होता है तो वो नेक्स्ट डे पर डिस्कस कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कई आर्टिकल हम लोग कभी कभी एक दिन पहले की भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ते, एक बार वापस से चीज़ों को रीचेक कर लिया जाता है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे एक क्वेश्चन की। तो स्टार्टिंग में आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या, क्योंकि कल मैंने कई बार ये बोला था कि ब्रिक्स ग्रुप आज के समय पर डी डॉलराइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। रिसेंटली नई करेंसी की भी बात हो रही है, ब्रिक्स नई करेंसी लेकर आएगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, इनका जो डोमिनेंस है आज के समय पर, इस डोमिनेंस को हटाने की बात की जा रही है। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबदबा खत्म किया जाए, ब्रिक्स एक नया ग्रुप निकल कर आए एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ प्रेजेंट होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस किसने ऑप्शन नंबर सी दिया, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। चलिए अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था मैप में कि तुर्की को मैप में जाकर देख लेना है। तुर्की जिसको हम टर्की के नाम से जानते थे, बट टर्की ने अपना देश का नाम बदल के तुर्की कर दिया,
रीज़न आपको पता ही है, टर्की सर्च करोगे तो एक मुर्गे का फोटो आने लगेगा। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने बोला कि यार हम टर्की सर्च करते हैं, आता मुर्गा है सामने, तो टर्की हटा के तुर्की है यहाँ पे उन्होंने नाम कर दिया। जैसे कि तुर्की लिखते ही यहाँ पे कोई मुर्गा तो नहीं आता ना मैप में, तो वो यहाँ पे इस वजह से पूरा मामला देखने को मिला पिछले कुछ समय पर। खैर छोड़िए, जब तुर्की की बात करते हैं तो ये वो देश है, आगे इस तरीके से जाएंगे, ये रहा ईरान आपको दिख रहा है ना बगल में, ईरान से और आगे जाओगे मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से और आगे जाओगे तो मिल जाएगा आपको इंडिया। तो दोस्तों ये टर्की जो प्रेजेंट है, इसके पॉलिटिकल फीचर्स को आप देखिए, ये इसका हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा टर्की का एशिया में है और थोड़ा सा हिस्सा इसके यूरोप में है। तो यूरेशियाई कंट्री आपको देखने को मिलेगा। कई सारे कंट्रीज़ के साथ में ये बॉर्डर्स को शेयर करता है, जैसे कि ऊपर आप देख पाएंगे ये पूरा टर्की है ग्रीन कलर का, ऊपर इसका एक बॉर्डर लगता है जॉर्जिया के साथ में, है ना। उसके अलावा इसका बॉर्डर लगता है आर्मेनिया के साथ में, फिर एक छोटा सा बॉर्डर नीचे से अजरबैजान के साथ में भी लगता है ना, डिस्प्यूटेड बॉर्डर जिसको बोलते हैं, मतलब आर्मेनिया अजरबैजान के लेकर लड़ाई है उस रीजन को लेकर, तो थोड़ा सा बॉर्डर अजरबैजान का भी लगता है। उसके अलावा इराक और सीरिया, ये रहा सीरिया, उसके अलावा ये रहा इराक, इसका बॉर्डर भी यहाँ पे टर्की के साथ में लगता है। उसके अलावा साइड से देखेंगे तो ग्रीस और बल्गेरिया, ये रहा ग्रीस और ये रहा बल्गेरिया, इसके बॉर्डर भी टर्की के साथ में लगते हैं। तो ये सब देश हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे टर्की के जस्ट ऊपर है ब्लैक सी, ठीक है, और ब्लैक सी के नीचे आप देख पाएंगे तो यह है मेडिटेरेनियन सी। तो क्वेश्चन बन जाए कि ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन सा देश आता है, तो वो टर्की ही है। या टर्की के इर्द गिर्द कौन से समुद्र हैं, तो ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है। ये बेसिक सा फैक्ट जो दोस्तों है वो ध्यान में रखिए। फिर केवल यही नहीं, इसके बगल में यहाँ पर एजियन सी भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब एजियन सी से आप आओगे तो ब्लैक सी तक जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक सी तक जाने के लिए आपको इस वाले पतले रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे एक स्ट्रेट आता है बॉस्पोरस स्ट्रेट, लेकिन बॉस्पोरस स्ट्रेट से पहले एक और छोटा सा ये भी समुद्र है, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो मान लो एजियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाना है तो ऐसे जाएंगे, सी ऑफ मरमरा में घुसेंगे, और सी ऑफ मरमरा में घुसने के लिए भी आपको एक छोटे पतले से स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, इसको बोलते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट से गुजरते हुए पहुंच गए सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा से आगे जाएंगे, आपका एक और स्ट्रेट आएगा जिसको बोलते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। बॉस्पोरस स्ट्रेट से निकलने के बाद में आप ब्लैक सी में एंटर कर सकते हैं। तो ये आसपास यहाँ पे इसके समुद्र हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मेजर नदियों की बात करेंगे तो टर्की के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ देखने को मिलेंगी, एक यूफ्रेट्स है, दूसरी तिग्रिस है, और तीसरा यहाँ पर है किज़िलिरमाक करके यहाँ पे नदियों के नाम हैं। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची पहाड़ी जो आपको देखने को मिल जाती है टर्की के अंदर में, वो है माउंट अरारत। और स्ट्रेट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 2 स्ट्रेट है, एक डार्डेनल्स स्ट्रेट है, दूसरा बॉस्पोरस स्ट्रेट है, दोनों यहीं पे प्रेजेंट है। ये आपका डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गया, ये यहाँ पर आपका बॉस्पोरस स्ट्रेट हो गया, और इन दोनों स्ट्रेट से गुजर के ही ब्लैक सी तक जा सकते हैं अगर कोई एजेंसी से ब्लैक सी तक जाना चाहता है तो। ठीक है, क्लियर। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। करते हैं इस सेशन को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।